हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रशांत अक्सर एंड आज है 17 जुलाई। तो चलिए आज के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है न्यूज़पेपर के अंदर में, द हिंदू के अंदर में, उसे कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है एक हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लेके। ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स का नाम क्या है? तो एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। एक प्रोजेक्ट था हमारे पास जिस प्रोजेक्ट का नाम है विष्णु। इस विष्णु प्रोजेक्ट के अंदर में इस हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप किया गया, इंडिजीनियसली ये डेवलप किया गया मिसाइल है। इसका रेंज के बारे में अगर बात करते हैं तो 1500 किलोमीटर इसका रेंज है। साथ साथ ये 8 मैक के स्पीड को अचीव कर सकता है। मैक्सिमम स्पीड अगर बात करते हैं तो 11,000 किलोमीटर पर आवर इसका मैक्सिमम स्पीड है। अब आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा कैटेगरी को, ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स कैसे कैटेगरीज में आते हैं। तो जैसे कि आपके पास जो 1 मैक के स्पीड से कम का जो स्पीड होता है मिसाइल का, उसे हम लोग सबसोनिक बोलते हैं। व्हाट इज़ मैक? मैक इज़ द स्पीड ऑफ साउंड, दैट इज़ 335 मीटर पर सेकेंड जो साउंड का स्पीड होता है। इस स्पीड से अगर कोई कम स्पीड में अगर मिसाइल चल रहा है तो उसे हम लोग सबसोनिक मिसाइल बोलते हैं। अगर साउंड की स्पीड के बराबर अगर वो चल रहा है तो उसे ट्रांससोनिक बोलते हैं। साउंड की स्पीड से ज़्यादा चल रहा है तो उसे सुपरसोनिक बोलते हैं। और 5 मैक से मतलब 5 गुना साउंड की स्पीड से ज़्यादा है तो उसे हम लोग हाइपरसोनिक मिसाइल बोलते हैं। ये जो आपके पास ETLDHCM मिसाइल जो है, डेट इज़ एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है, ये स्क्रैमजेट इंजन का यूज़ करता है। स्क्रैमजेट इंजन जो होता है वो अभी मोस्ट एडवांस इंजन होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको समझते हैं। जैसे इसके पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल होते हैं इनके पास स्पीड काफ़ी होता है, 5 मैक से ज़्यादा है तभी तो हाइपरसोनिक बनेगा, तो स्पीड काफ़ी होता है। इसके अलावा इसके पास मैनूवरिंग एबिलिटी होता है, तो इसके वजह से इसे डिफ़िकल्ट होता है इंटरसेप्ट करना। जैसे हवा में ऐसे ऐसे ये मैनूवर कर सकता है, तो ईज़िली इसको इंटरसेप्ट कर नहीं सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा ये बाईपास कर सकता है जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है उसे। लो एल्टीट्यूड पे ये फ्लाई करता है तो इसलिए इसे हार्डर होता है ट्रैक करना भी। साथ साथ इसमें स्क्रैमजेट प्रोपल्सन सिस्टम जो होता है वो ये यूज़ किया जाता है। और अगर ग्लोबल सिनेरियो के बारे में बात करेंगे तो कुछ ही कंट्रीज है जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, जैसे USA हो गया, चाइना हो गया, रसिया हो गया, अभी इंडिया के पास भी आ गया, एक्सेट्रा। ये सभी कंट्रीज़ के बारे में। अगर हम लोग एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स के बारे में बात करेंगे तो इसे हम लोग लैंड से, एयर से और सी से कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। ये कन्वेक्शनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स दोनों लेके जा सकता है। कन्वेक्शनल वॉरहेड्स मतलब नॉर्मली जो बम के अंदर में बारूद वगैरह होते हैं वो वाले वॉरहेड्स, और न्यूक्लियर जिसके अंदर में न्यूक्लियर वॉरहेड्स होते हैं वो। लो एल्टीट्यूड फ्लाई ये कर सकता है जिसके वजह से इसे हार्डर होता है ट्रैक करना। साथ साथ मैनूवर कैपेसिटी होता है, मिड फ्लाइट के अंदर में भी ये मैनूवर कर सकता है, बीच रास्ते में भी, वो भी हमने देखा। अब इस स्क्रैमजेट इंजन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बस मैं यहाँ पे बोलूँगा, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप इस चीज़ों को बेसिक में पढ़ते हो। अब ये जितना सिंपल दिखने में लग रहा है इतना सिंपल ये होता नहीं है। बेसिक्स में आप इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन अभी यहाँ पे क्योंकि न्यूज़ में आया था थोड़ा 3-4 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में वो याद रखना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट याद रखो कि जो स्क्रैमजेट इंजन होता है सबसे एडवांस है। टर्बोजेट होता है, रैमजेट होता है, स्क्रैमजेट होता है, ये दोनों से एडवांस है स्क्रैमजेट। इसके अलावा ये जो है वो ऑक्सीजन जो यूज़ करता है ना, वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज़ करता है। जनरली जो टर्बोजेट या रैमजेट इंजन जो होते हैं ना, स्पेशली टर्बोजेट इंजन जो होते हैं, इसमें ऑक्सीजन जो होता है वो ऑक्सीडाइज़र एक यूज़ किया जाता है। ऑक्सीजन मतलब लेके जाया जाता है। जैसे ये अगर पहले जो रॉकेट्स बनते थे उसमें लगता था तो उस रॉकेट में एक फ्यूल होता था, फ्यूल सिलेंडर होता था ऑक्सीजन का। वो ऑक्सीजन आता था, एक सिलेंडर होता था ऑयल का। तो मतलब जो फ्यूल होता था वो, तो एक तरफ से ऑक्सीजन का एक सिलेंडर, एक तरफ से फ्यूल का, फिर ये दोनों मिलकर और फिर ये कंबसन होता था। इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ एक ही सिलेंडर होता है, डैट इज़ फ्यूल का। इसमें कोई भी ऐसा ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं होता है, तो जिसकी वजह से ये फ्लाइट हल्का हो जाएगा। ये जो रॉकेट होगा या ये जो इंजन जहाँ पे भी लगाया जा रहा है उसमें वो हल्का हो जाएगा। तो ये काफ़ी लाइट वेट भी होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे फर्स्ट की ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेरिक का ऑक्सीजन यूज़ करता है। साथ साथ ये जो होता है आपके पास काफ़ी लाइट होता है, लाइटर होता है। जो मिसाइल्स होते हैं जिसमें भी ये इंजन लगा रहता है वो लाइटर होता है, और ये एक्सट्रीमली हाई स्पीड को टच कर सकता है। साथ साथ एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर को भी सस्टेन करके रख सकता है, विथ होल्ड करके रख सकता है, विथ स्टैंड करके रख सकता है, ठीक है। तो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है स्क्रैमजेट। सबसे फर्स्ट ऑक्सीजन ये खुद का मतलब लेके नहीं जाता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज़ करता है। दूसरा लाइटर होता है, एक्सट्रीमली हाई स्पीड को टच कर सकता है और एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर को भी विथ स्टैंड कर सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारे पास PM धन धन्या योजना के बारे में। देखिए बहुत सारे हमारे पास एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी स्कीम्स थे, 36 लगभग जो स्कीम्स थे, उन सभी 36 स्कीम को जो 11 मिनिस्ट्रीज़ के अंदर में आते थे उन सबको मिक्स कर दिया गया और मिक्स करके एक योजना बनाया गया है, स्कीम लाया गया है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं PM धन धन्या योजना। अब इसको समझते हैं, ये फोकस क्या क्या चीज़ों पे करेगा। तो फोकस करेगा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने में, स्पेशली ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम है, ठीक है ना।
तो जितने भी मतलब प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर का वो कैसे हाई हो उन चीज़ों पे ये फोकस करेगा। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मतलब एक ही क्रॉप को बार बार ना उगाया जाए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन सही से हो, इन चीज़ों पे फोकस करेगा। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सही से हो, इन पे फोकस करेगा। साथ साथ पोस्ट हार्वेस्ट, एक बार जब जो कटाई छटाई का काम खत्म हो गया तो फिर वो शॉप तक कैसे पहुंचेगा, दुकान तक कैसे होगा, ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, इन सभी चीज़ों में पोस्ट हार्वेस्ट जो होते हैं उस चीज़ों में फोकस करेगा। ये सेंट्रल सेक्टर का मतलब सेंटर सेक्टर नहीं बोल सकते, ये सेंटर का स्कीम था, मतलब जो बजट था उस बजट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अलावा ये स्टेट और जो प्राइवेट सेक्टर है ये दोनों मिल के इसको एक साथ इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब ये दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में। 100 डिस्ट्रिक्ट को स्पेशली स्टार्टिंग के जो फाइनेंशियल ईयर है, इस फाइनेंशियल ईयर में अभी 100 डिस्ट्रिक्ट को टारगेट किया जा रहा है। ये 100 डिस्ट्रिक्ट किस बेसिस पे लिए गए हैं, तो जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में प्रोडक्टिविटी लो है, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में क्रॉप इंटेंसिटी जो है वो काफ़ी लो है, प्लस क्रेडिट डिस्बर्समेंट जो है वो भी लो है, मतलब ईजिली लोगों को क्रेडिट नहीं मिल रहा है एग्रीकल्चर के लिए। ये 100 डिस्ट्रिक्ट जो लिए गए हैं इसमें से बोला जा रहा है कि हर एक स्टेट और यूटी से एक डिस्ट्रिक्ट होगा। तो सपोज कर लो 28 स्टेट से प्लस 8 यूनियन टेरिटरी से, तो टोटल तो ये बहुत कम हो गए, 100 और कहाँ से है। तो ये मिनिमम बताया जा रहा है कि लगभग मिनिमम आपको हर एक स्टेट से एक है। आप ज़्यादा भी हो सकता है, किसी स्टेट से ज़्यादा है, जैसे यूपी हो गया, बड़ा स्टेट हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो वहाँ से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट रहेंगे। ये आपके पास जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है इसके अकॉर्डिंग भी मॉडल है। जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो वो नीति आयोग के द्वारा लाया गया था, ये आप ध्यान में रखना। ये भी कैसे एग्रीकल्चर में सब चीज़ सही हो, इन चीज़ों से रिलेटेड जो है ये प्रोग्राम था। इसके अलावा इसके एम के बारे में अगर बात करते हैं तो एम इसका क्या है कि फ्रेगमेंटेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम। जो पहले से ये जो 36 स्कीम है जो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी, उन सभी स्कीम को, क्योंकि इसके अंदर मर्ज किया गया तो उन सभी चीज़ों को सही से इम्प्लीमेंट करना, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना, क्रेडिट एक्सेस को, जो इनएडिक्वेट क्रेडिट एक्सेस है उसको काफ़ी सही से लोगों तक पहुंचाना, इजीली लोगों को एग्रीकल्चर लोन एक्सेट्रा इन सभी चीज़ों मिल जाए। एंड इसके अलावा पोस्ट हार्वेस्ट पे भी ये काम करेगा। ये टोटल एग्रीकल्चर प्लस अलाइड सेक्टर दोनों के लिए है। तो क्वेश्चन में ऐसा दे सकता है कि सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए तो नहीं, एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर दोनों के लिए 24,000 करोड़ जो है वो एलोकेट किया जाएगा ईयरली 6 साल तक इस स्कीम के लिए। तो आई थिंक ये सारा स्कीम के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट आर्टिकल आता है आपके पास जैवलिन मिसाइल के बारे में। जैवलिन मिसाइल क्या है, तो ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है एंड मिसाइल सिस्टम है। एंटी टैंक का मतलब क्या हो गया, आप जैसे नाम से ही लग रहा है आपको, एंटी टैंक मतलब ये किसको टारगेट करेगा, जो बैटल टैंक्स है उनको। इसके अलावा जो आर्म्ड व्हीकल्स होते हैं उनको भी टारगेट करेगा और बंकर जो होते हैं उनको भी टारगेट करेगा। ये 3rd जनरेशन है। साथ साथ ये लॉक ऑन बिफोर लॉन्च सिस्टम पे काम करता है, मतलब एक बार टारगेट दिखा, इसको यहाँ से हमने लॉक कर दिया मिसाइल से, अब ये लॉक कर दिया तो जैसे ये मिसाइल जाएगा तो इसके बाद ये फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे काम करेगा। मतलब एक बार ये तो पहले तो लॉक कर लिया जिसको, इसी को जाके मारेगा, ठीक है। इसके अलावा ये एक बार फायर हो गया तो अब भूल जाओ कि ये, मतलब उसके लिए टेंशन फ्री हो जाओ कि ये सीधा जाके उस पर फॉरगेट कर देगा। ये चाहे आगे जाए पीछे जाए कैसे भी जाए, मूव कर जाए, फिर भी ये जाके उस पर जाके हिट कर देगा। इसके अलावा कौन से कंट्री के द्वारा डेवलप किया गया ये, तो यूएस का डेवलप है। ये एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो जैसा आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, ये है आपके पास जैवलिन मिसाइल, ये एक इंसान है इसको होल्ड करके रखा है, ठीक है। चलो, ये वॉरहेड जो लेके कैरी करता है इसको हिट बोलते हैं, डैट इज़ अ हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक। स्पेशली एंटी टैंक के लिए डिज़ाइन किया गया ये वॉरहेड्स, और इसका रेंज जो है वो 2.5 किलोमीटर का है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है आर्टिकल आता है आपके पास जो क्लीन एनर्जी है हमारे यहाँ, वो टोटल इलेक्ट्रिसिटी में जितना क्लीन एनर्जी का जो टोटल योगदान है वो अभी भी 30% से कम है, ठीक है। देखिए, जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर है ये जो है वो आपके पास 50% से एक्सीड कर गया है, मतलब 50% से भी ज़्यादा हो गया है। लेकिन एक्चुअली में जो ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आपको दिख रहा है और जो अभी टोटल आपके पास आउटपुट आ रहा है, इन दोनों के बीच में एक गैप है। ये गैप क्यों है, क्योंकि आपके पास बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, बैटरी स्टोरेज सिस्टम जो है वो नहीं है, इनफ्लेक्सिबल ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर है, और यूनिफॉर्म टैरिफ डे और नाइट एक्सेट्रा, इन सभी रीजन्स की वजह से। इसको थोड़ा सा अभी डिटेल्स में समझते हैं। देखिए, जैसे मान लो कि अगर सोलर सिस्टम आपने लगाया, अब ये सोलर सिस्टम जो है वो टोटल मान लो कि जितना भी इंडिया का कंजम्पशन है, इंडिया का टोटल इलेक्ट्रिसिटी, उसका 50% टोटल जो है वो आपको ये दे रहा है सोलर सिस्टम। लेकिन क्या ये 24 आवर तक दे सकता है या सिर्फ 8 मतलब 10-12 घंटे तक ही दे सकता है? तो ऑब्वियसली कम टाइम ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो सही है, लेकिन ये आउटपुट पूरा नहीं दे सकता है ना, क्योंकि जैसे रात होगा फिर तो इसका आउटपुट 0 हो गया। तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि अगर मान लो ये सोलर पैनल है, इस सोलर पैनल से दिन के टाइम में हमने क्या किया कि डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी घरों तक पहुंचा दिया, सारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गया, प्लस दिन में हमने बैटरी स्टोरेज सिस्टम लगा दिया। इस बैटरी स्टोरेज सिस्टम में हमने ये स्टोर कर लिया। जैसे रात हुआ तो ये तो काम नहीं करेगा, बट अब ये काम करेगा, तो अब घरों तक इसका इलेक्ट्रिसिटी पहुँचेगा।
तो ये हमारे पास डेवलप नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, ये नहीं है। तो डैट इज़ द बैटरी स्टोरेज जो है हमारे पास ये नहीं है। सॉल्यूशन में आपको ये अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। सबसे फर्स्ट है आपके पास स्मार्ट ग्रिड। स्मार्ट ग्रिड लेके आइए जिसमें आपको रियल टाइम मॉनिटरिंग करिए सब चीज़ों के बारे में कि दिन में कितना कंजम्पशन हो रहा है, नाइट के टाइम में कितना कंजम्पशन हो रहा है, ये सभी डाटा अच्छे से आप ये स्मार्ट ग्रिड ये सारा चीज़ों को मतलब सही से मॉनिटर करोगे तो आप इन सभी चीज़ों में आपको हेल्प होगा। जैसे कि बैटरी स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेट इज़ इसको आप इवनिंग के टाइम में या फिर जो पीक आवर्स होते हैं या फिर नाइट होते हैं उसमें आप यूज़ कर सकते हो। तो दिन के टाइम में डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, नाइट के टाइम में इस बैटरी जो स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ से जाएगा। हाइब्रिड एनर्जी प्रोजेक्ट लेके आ सकते हो, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट्स हो गया, इन सभी चीज़ को एक ही जगह पे स्टोर कर दो कंबाइन करके। और दिन के टाइम में यही पॉइंट यहाँ पे बताया गया था, दिन के टाइम में आप क्या करो कि सोलर एनर्जी वाला पावर प्रोवाइड कर दो सारे घरों को, ठीक है न। जैसे इवनिंग का टाइम हुआ, नाइट का टाइम हुआ तो वहाँ पे आपके पास अगर विंड एनर्जी चल रहा है तो विंड एनर्जी से अब ये पावर जा रहा है इसी घरों के अंदर में। अगर नाइट हो गया तो आपके पास हाइड्रो मतलब जो कोयल वाला जो था वो अब यहाँ पे जा रहा है, या फिर हाइड्रो पावर जो था वो आपको जा रहा है जो पानी से बन रहा है। तो इस तरह से एक ही जगह पे कंबाइंस जो है सारे का सारा सेटअप कर सकते हैं हम लोग, जिसे हम लोग बोलते हैं राउंड द क्लॉक पावर। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास डे ऑफ डे टैरिफ सिस्टम लेके आ सकते हैं। जैसे मान लो कि दिन का टाइम है तो दिन में आप ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं चार्जेस जो है वो कम चार्जेस लो, कि दिन में आप ज़्यादा कम चार्जेस लो तो लोगों को ज़्यादा जो चीज़ें चलानी होगी वो दिन में चला लेंगे। और रात का, क्योंकि दिन का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो तो डायरेक्ट आपके पास क्लीन एनर्जी से जा रहा है, रात वाला जो एनर्जी है वो तो स्टोरेज कैपेसिटी से जा रहा है। तो रात वाला जो एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रहा है इस पर ज़्यादा चार्जेस लो। जैसे इसका मान लो कि 10 रुपये यूनिट लिया जा रहा है तो इसका कर दो 12 रुपये यूनिट। तो लोग इसको कम कंज्यूम करेंगे नाइट वाले में, दिन वाला ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। तो ये जो बैटरी स्टोरेज सिस्टम होगा ये भी सही से वर्क करेगा, लोड उस पर कम पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके अलावा और भी पॉलिसीज़ लेके आ सकते हैं जिसकी वजह से इन सारे चीज़ों को इम्प्लीमेंट सही से किया जाए। नेक्स्ट आर्टिकल है आपके पास जीनोम सीक्वेंसिंग। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है? तो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक इंडिविजुअल का जो डीएनए सीक्वेंस होता है ना उसको हम लोग कम्प्लीटली डिटरमाइन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसे हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग बोलते हैं। अब ये एक स्टैटिक का टॉपिक है, ठीक है। तो आज का अब से मैं क्या करूँगा ना, एक होमवर्क दूंगा आपको करना है, वो मैं भी जाके रिवाइज़ करूँगा। तो आज का होमवर्क ये है कि आपको जीनोम सीक्वेंसिंग जाके स्टैटिक पोर्शन से कंप्लीट करना है, रिवाइज़ करना है। अगर आपके पास जीनोम सीक्वेंसिंग का अभी अगर नोट्स नहीं है, न्यू स्टूडेंट हो, तो आप क्या करो कि गूगल पे सर्च करके वहाँ से कोई एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का नोट ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप जीनोम सीक्वेंसिंग को अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। अगर चाहो तो नोट्स वहाँ से बनाना है बना लो, अदरवाइज़ अच्छे से पढ़ लोगे, क्योंकि ये रिपीट होगा अगर फिर चीज़ें, तो आपको वो चीज़ें कंप्लीट रहेगा। और अगर स्टैटिक में कंप्लीट है तो बहुत अच्छा है, आप स्टैटिक से कंप्लीट करके आओ। अब देखते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग न्यूज़ में क्यों आया है, क्योंकि गुजरात के अंदर में फर्स्ट जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट जो है ये लॉन्च किया गया है, स्पेशली ट्राइबल पीपल के जो डाटा है, जेनेटिक डाटा है, उनको समझने के लिए। क्या करेंगे हम? उनके जेनेटिक डाटा को समझ के उनके हेल्थ के लिए हम यूज़ करेंगे। जैसे जो ट्राइबल्स पीपल होते हैं ये काफ़ी हमसे आइसोलेटेड होते हैं, तो अगर फ्यूचर में उनके अंदर में कोई ऐसा बीमारी फैल गया या कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया, डिजीज़ उनके अंदर स्प्रेड करने लगा, और भी अलग अदर रीजन्स की वजह से हम ये चीज़ें को स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि जब हमें पता रहेगा उनके डीएनए के बारे में, उनके सीक्वेंसिंग के बारे में सभी चीज़ें, तो हम इजीली उनके लिए मेडिसिन या जो भी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करा सकते हैं। होमवर्क भी आज का ध्यान में रखना है, इसको आज आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास सेफ हैपन नो मोर। जनरली स्कूल्स को और हॉस्पिटल्स को हम लोग जो है वो सेफ़ मानते हैं, क्योंकि स्कूल्स में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, हॉस्पिटल्स हम लोग बीमार रहते हैं या प्रॉब्लम होती है तो हम लोग ठीक होने के लिए वहाँ जाते हैं, अपने आप को अच्छा करने के लिए वहाँ जाते हैं। लेकिन अभी ऐसे केसेस निकल के आ रहे हैं जिसकी वजह से बोला जा रहा है कि ये जो सेफ़ हेवन जिनको बोला जाता था वो भी अब सेफ़ नहीं है। जैसे उड़ीसा के अंदर में अभी रिसेंटली एक केस निकल के आया है जिसके अंदर में एक कॉलेज स्टूडेंट थी, उनके साथ कुछ सेक्सुअल हरासमेंट किया गया था, तो वो कंप्लेन जो है वो कंसिस्टेंटली अपना कर रही थी कि कब मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन उनके ऊपर में कोई एक्शन नहीं लिया जाता, तो जिसकी वजह से उन्होंने खुद को अपने बर्न कर लिया था। इसके अलावा लास्ट ईयर हमने देखा था जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो था, इसके यहाँ पे जो केस निकल के आई थी वेस्ट बंगाल का, ये हमने देखा था, तो इस वजह से ये न्यूज़ में आया है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग डाटा समझते हैं, डाटा देखते हैं। वुमेन के अगेंस्ट में जो क्राइम है ये आपके पास मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये डाटा आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। जैसे 4,45,256 केसेस जो है वो एनसीआरबी का डाटा है 2023 का, जो बताता है कि इतने केसेस आए हैं वुमेन के अगेंस्ट में, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो केसेस है वो क्रुएलिटी बाय द हस्बैंड और रिलेटिव्स के द्वारा 31.4% ये केसेस है। इसके अलावा जो वुमेन का असॉल्ट किया जाता है इसमें आपके पास 18.7% है, ये वाले केसेस 7.1%। अब आप ध्यान में रखो कि ये जो केसेस दिख रहे हैं ना, ये तो रजिस्टर्ड केसेस है, बहुत सारे तो केसेस होते हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं होते, तो वो भी चीज़ें आपको वही पॉइंट ध्यान में रखनी है आंसर में लिखने के लिए। इसके अलावा अगर आप बात करते हो कि वे फॉरवर्ड क्या है, ये जो चीज़ें हो रही हैं इसके अगेंस्ट में,
तो जो आपके पास इंटरनल कंप्लेंट जो कमेटी बनाया गया है, ऑर्डर दिए गए, ये सारे के सारे कमेटी जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है, इनका फंक्शनिंग सही से होना चाहिए, इनको मॉनिटर सही से किया जाना चाहिए। तो इनको इन्फोर्समेंट सही से करो, जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है कॉलेजेस और जो भी हॉस्पिटल्स वगैरह हैं वहाँ पे। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी जो है, वहाँ के जो प्रिंसिपल हो गए, कॉलेज है तो वहाँ के प्रिंसिपल हो गए, HR हेड्स हो गए, जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर है, उन सभी को अकाउंटेबिलिटी दो। उनका पर्सनली उनके लिए पर्सनली उनको लाइबिलिटी ये चीज़ें प्रोवाइड की जाए। साथ साथ स्पीडी जस्टिस करो, जैसे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जो होता है वो सब लेके आओ। जो स्टाफ्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनको जेंडर सेंसिटिविटी और ये सब चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग दीजिए, उनको समझाइए क्या होते हैं नहीं होते सभी चीज़ को। तो इस पहले से ट्रेन करो इन सभी लोगों को। इसके अलावा अवेयरनेस फैलाओ, जैसे कि जो जेंडर राइट्स होते हैं, जेंडर राइट्स एंड कंसेंट होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आप स्कूल में काफ़ी अर्ली एजुकेशन प्रोवाइड करवाइए। विक्टिम को सपोर्ट करिए, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग दीजिए। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में देखिए जो विक्टिम्स होते हैं सबसे ज़्यादा तो वो साइकोलॉजिकली मेंटली डिस्टर्ब होते हैं ना, तो उनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग दीजिए। सेफ होम वगैरह प्रोवाइड करिए। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर्स वगैरह हो गए। इसके अलावा जो कंप्लेंट ऐप हो गई, ये सब लेके आइए। पैनिक बटन लेके आइए कैंपस के अंदर में। तो जैसे मान लो कि स्कूल है, उस स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर में एक पैनिक बटन लगा हुआ है। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल आता है आपके पास, इंडिया एट हाई रिस्क ऑफ अर्थक्वेक। इंडिया जो है वो, इंडिया पे हाई रिस्क है अर्थक्वेक का, क्यों है तो ये थोड़ा सा समझते हैं। गलत लिख दिया हूँ, यहाँ इन्फोर्समेंट नहीं होगा, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो ये क्यों कैसे हो रहा है, तो जहाँ भी जैसा एरिया है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए ना। जैसे कि मान लीजिए जोन 4 में बन रहा है, तो उसके अंदर में अगर बनाया जा रहा है तो वहाँ जो बिल्डिंग का मटेरियल्स यूज़ किया जा रहा है, बिल्डिंग के अंदर में जो कंक्रीट यूज़ किया जा रहा है, ये सब का क्वालिटी अलग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू जोन 2। तो ये सभी चीज़ों को फोकस नहीं किया जा रहा है इंडिया में। प्लस रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है। रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से हो रहा क्या है कि लोग जो है वो घरों का डिमांड कर रहे हैं शहर में आके। तो जो अनसेफ लैंड है वहाँ पे भी घर बनाया जा रहा है। अनसेफ लैंड पे घर बनाया जा रहा है वो तो है, प्लस जो चीप मटेरियल है वो भी चीप यूज़ किया जा रहा है। तो जिसकी वजह से अगर कोई अर्थक्वेक आएगा तो काफ़ी सारे बिल्डिंग्स जो है वो ऐसा गिर सकती है। इससे रिलेटेड ये चीज़ें हैं। प्लस पुअर अवेयरनेस है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ों के बारे में अच्छे से, कि एक्चुअली में जब अर्थक्वेक आ रहा है तो सारी चीज़ें करनी है, कैसे करनी है। तो काफ़ी लोग बिल्डिंग से निकल के बिल्डिंग के बाहर ही खड़े हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ों का प्रॉब्लम है। देखिए थोड़ा सा सेस्मिक जोन्स, इंडिया का जो सेस्मिक जोन्स है उसके बारे में देखते हैं। तो 5 जोन्स में इंडिया को सेस्मिक जोन्स में डिवाइड किए गए हैं। इसमें से कि इसमें जोन 1 नहीं दिया है यहाँ पे। जोन 2 से अगर देखेंगे तो ये जो है वो जोन 2, ये सारे एरिया जो है वो जोन 2 के अंदर में आते हैं। जोन 3 में ये वाले एरियाज़ आते हैं। जोन 4 के अंदर में ये जो एरिया हो गया बिहार का और ये सारे एरिया जो है वो आ गया। दिल्ली भी जोन 4 एरिया के अंदर में आता है। एंड देन जोन 5 जो होगा ये हो गया। फिर इधर आपके पास नॉर्थ ईस्ट हो गया। नॉर्थ ईस्ट के अलावा जो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया, ये हो गया। राजस्थान का जो ये वाला एरिया है एक्सेट्रा, ये सभी जो चीज़ें जो है वो आपके पास जोन 4 के अंदर में आते हैं। ठीक है, जो इधर कच्छ का एरिया हो गया प्लस जम्मू कश्मीर का कुछ एरिया हो गया, ये सारी चीज़ें। तो अब आपको ध्यान में ये रखना है कि वे फॉरवर्ड क्या है। ठीक है, ये भी एक एडिटोरियल था। तो एडिटोरियल में आपके मेन से रिलेटेड ही ज़्यादातर पॉइंट आपको मिलते हैं। देखिए ये सारे प्रॉब्लम्स थे। अब अगर वे फॉरवर्ड के बारे में अगर बात करते हैं तो जितने भी अर्थक्वेक कोड्स हैं उन सभी कोड्स को सही से स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करिए। इसके अलावा रेट्रोफिलिंग करिए, जो अनसेफ बिल्डिंग है उन अनसेफ बिल्डिंग का या फिर उनको तोड़ के हटाइए। सिटी वाइज एक्शन प्लान लेके आइए। सिटी वाइज एक्शन प्लान जैसे मान लो कि दिल्ली में जो एक्शन प्लान होगा, चेन्नई में क्या सेम एक्शन प्लान होगा? नहीं। तो दिल्ली के लिए अलग एक्शन प्लान रहना चाहिए, चेन्नई के लिए अलग एक्शन प्लान रहना चाहिए। टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए, जैसे कि आपके पास इंडिया क्विक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम लेके आइए। अर्ली वार्निंग सिस्टम जैसे ये एक्सेट्रा इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। और प्लस सेंसर और अलार्म वगैरह यूज़ कर सकते हैं आप। जो है स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, वहाँ पे इन चीज़ों का यूज़ करिए। प्लस पब्लिक अवेयरनेस को और इंक्रीज़ करिए। तो ये था आज का टोटल आर्टिकल। और ये आर्टिकल, अगर इन सभी आर्टिकल्स का आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और कमेंट में बताइए आपको सेशन कैसा लगा। और अगर आपको हेल्प मिल रहा है मेरे इस सेशन से तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे हेल्प मिलेगा अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे लोगों के साथ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।